हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2020 सितंबर 2 आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, इसलिए इनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है या ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है, बट यू कैन हैव बेटर आइडिया अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट अस स्टार्ट। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, let the oxidation state of transition elements in K2Cr2O7, KMnO4, K2FeO4 be XYZ respectively. Calculate X plus Y plus Z. Very simple question. आपको कैलकुलेट करना है ट्रांजिशन मेटल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल रूल्स को फॉलो करते हुए। तो हमारे पास में अगर हम K2Cr2O7 में से क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये निकल जाएगी +6। अगर हम लेते हैं KMnO4 में मैग्नीज के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है +7, और K2FeO4 में कैलकुलेट करेंगे Fe के लिए तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6। वेरी सिंपल। अब आपने क्या करवाना है, ये हमारे पास में है X, Y एंड Z और हमें सिंपली इनको ऐड करके आंसर देना है। तो X प्लस Y प्लस Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 7 + 6 इट इज 19. This is your answer. Next question. A matter with work function 4.41 into 10⁻⁻19 joule is subjected to a light having wavelength 300 nanometer. Calculate maximum kinetic energy of emitted photoelectron. काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है, आइंस्टीन इक्वेशन यूज करना है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो अब हम इसके लिए आइंस्टीन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई नॉट हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है और E की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग E इज इक्वल टू hc/λ। अब यहाँ से आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। इस तरह की वैल्यूज गिवन थी कि आपको जल्दी से सॉल्यूशन हो जाए, इसमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये मुझे मिल गया है E। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, E माइनस ई नॉट। तो दोनों आपके पास में एनर्जीज अवेलेबल हैं, इन दोनों को हम माइनस करा देते हैं। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 4.41 इंटू 10⁻⁻19, इन दोनों को माइनस कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.22 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और इन केस अगर हमने इसको 10⁻⁻21 जूल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 222 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 222। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर सेल रिएक्शन 2 कॉपर +1 गिविंग कॉपर प्लस कॉपर +2 फाइंड नेचुरल लॉग के वेयर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसमें देखिए हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड थे, दोनों के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको गिवन है और RT/F की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच में क्या रिलेशन है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT/NF नेचुरल लॉग के। नेचुरल लॉग के हमें निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है। ई नॉट सेल निकालने के लिए हम यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज यूज कर लेंगे, 0.52 माइनस 0.16। वही आपने चेक क्या करना है, इसके अंदर से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ रही है 0.36, यहाँ से 0.36 वोल्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 0.36 इज इक्वल टू RT/F की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 0.025 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 1 हेयर नेचुरल लॉग के। अब यहाँ से अगर आप नेचुरल लॉग के को सॉल्व करते हैं देन वी गेट 14.4। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया है तो हम इसे इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉग के की वैल्यू क्या बन जाएगी, 144 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर 144। सिंपल क्वेश्चन था फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेल्टा एन वैल्यू निकालने के लिए हम रिएक्शन लिखते हैं C2H5OH प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O। इसमें से हमारे पास में सिर्फ दो ही गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, सिर्फ ये दोनों। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से
2 - 1 ओनली, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेल्टा एन इज इक्वल टू 1। आर हमें यूज करना है, आर हम कैलोरी में यूज करते हैं, तो कैलोरी में आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये हम यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। अब ये सारी वैल्यूज हम रखते हैं और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू। तो यहाँ से ये आ रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। सारी वैल्यूज रखिए, हमें कैलोरी में आंसर निकालना है, तो इसको भी हम कैलोरी में चेंज कर देते हैं। तो ये वैल्यू है -327 किलो कैलोरी, तो ये बन गया हमारे पास में डेल्टा एच की वैल्यू। और यहाँ से आ जाएगा -1 इंटू 2 इंटू 300, ये वैल्यूज आ जाएगी। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 326400 कैलोरी। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक से डायरेक्ट आपको लगाना था फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैंगो श्रिंक्स व्हेन केप्ट इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस। वेरी सिंपल, ये कौन सा प्रोसेस होगा हमारे पास? ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis is passage of solvent particle from its higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane। तो यहाँ पे मैंगो की जो टॉप लेयर है, जो छिलका है उसका, वो काम कर रहा है एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसमें से क्या होगा, जितना भी लिक्विड कंटेंट है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंगो श्रिंक कर जाता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज गिवन इन विच देयर आर 3 वेवलेंथ। ये देखिए, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया हुआ है जिसमें 3 वेवलेंथ है हमारे पास में। पहली है सैंपल 1 के लिए लैम्डा ए, दूसरी सैंपल बी के लिए लैम्डा बी, और तीसरा लैम्डा सी सी सैंपल के लिए। और आपको इनके साथ में मैचिंग करवानी है, ये हम लिख देते हैं 1 2 3। इन तीनों में से किसके साथ में मैचिंग होगी इनके। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले वेवलेंथ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए मेटल सभी में सेम है, तो हमारे पास में डिफरेंट लिगेंड है। हम इन लिगेंड से किस तरह से लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। लिगेंड्स 2 अलग अलग टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। वीक फील्ड लिगेंड होगा, उसके अंदर एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए हमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब आप यहाँ से एनर्जी और वेवलेंथ को किस तरह से कंपेयर कर सकते हो। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो लिगेंड जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अब हमारे पास में 3 लिगेंड्स हैं, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, स्प्लिटिंग पावर निकाल लेते हैं। स्प्लिटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, अमोनिया की। सेकेंड नंबर पर आएगी NCS के लिए, और लास्ट सबसे वीक कौन सा होगा इसमें से, हैलोजन। हैलोजन मीन्स फ्लोरीन। तो ये हमारे पास में आ गई है इनके लिए स्प्लिटिंग पावर। स्प्लिटिंग पावर जिसकी जितनी ज्यादा है, उसके लिए वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, सबसे कम। तो ये हमारे पास में इनमें इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर कह सकते हो आपकी, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें होगी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में। तो NCS, और सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं फ्लोरीन के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, वेवलेंथ की ज्यादा सबसे वैल्यू किसमें है, C। तो C किसके साथ में मैच होगा, सेकेंड कंपाउंड के साथ में। B उससे कम है, ये मैच होगा थर्ड के साथ। और A जिसमें हमारे पास में लैम्डा A की वैल्यू सबसे कम है, तो उसको हम किसके साथ में रिलेट करेंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में, दैट इज अमोनिया। तो ये हमारी मैचिंग बन जाएगी। तो इसको आप अलग से आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो। A किसके साथ मैच कर रहा है, 1 के साथ में, B मैच कर रहा है थर्ड के साथ, और C मैच कर रहा है सेकेंड के साथ। ये है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट इट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग प्रोपोर्शनैलिटी विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू देयर इंट्रैक्शन एनर्जी। इंट्रैक्शन एनर्जी किस तरह से होती है, ये हमें स्पीसीज दी हुई है, और हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको दिया हुआ है, इंट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R6। ये हमारे पास में ऑप्शन है जिसमें हमने मैचिंग करवानी है। तो सबसे पहले आयन आयन इंट्रैक्शन जो होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमारे पास में फर्स्ट के लिए मैचिंग हो जाएगी A। सेकंड, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल हम फिजिक्स में कंप्लीटली डेराइव करते हैं, तो वहां पर हमने देखा है डाइपोल के लिए जो इंट्रैक्शन होती है, दैट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये हमारे पास में हो गया सेकंड। ये तो दोनों हमने पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से। हो सकता है लंदन फोर्सेस के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो लेकिन अगर ये 2 मैचिंग आपने करवा ली है तो थर्ड मैचिंग आपके लिए और इजी हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं सारे ऑप्शन देखती हूँ तो मेरे पास में फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से आप देखिए थ्योरेटिकली अगर आप देखोगे लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 6। ये है हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए हम वही लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लेते हैं। ये है हमारे पास में XeF5-1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे और -1 चार्ज की वजह से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल अब हम कितने काउंट करेंगे, 9, जिसमें से यूज कितने कर रहे हैं फॉर बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, यहाँ से 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और रिमेनिंग बचे 4। और तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, लॉन पेयर कितने बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास में बचेंगे 2 लॉन पेयर। तो हम इसमें क्या दिखाएंगे, दिस इज AB5L2। तो ये हमारे पास में किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, पेंटागनल प्लेनर स्ट्रक्चर, बिकॉज इसमें पेंटागन है। ये हमारे पास में बन गए 5 फ्लोरीन और उसके बाद में हमारे पास में जो 2 लाइन पेयर बचते हैं, एक होगा अबव द प्लेन और दूसरा होगा बिलो द प्लेन। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रक्चर बन जाती है पहली पेंटागनल प्लेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं XeO3F2 का। इस कंपाउंड में आप देखिए जिनॉन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8। अब उसने यूज कितने करे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हमें मिल रहे हैं 3 पाई बॉन्ड। इनका अभी कोई रोल नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3 ड्यू टू ऑक्सीजन एंड 2 ड्यू टू फ्लोरीन। तो हमारे पास में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 5। अब हम इनके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, लॉन पेयर एक भी नहीं बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास में इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये है हमारे पास 3 ऑक्सीजन जो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन हमारे पास आएंगे फ्लोरीन। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट शो आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ये हमारे पास में कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें चेक करते हैं क्या होगा। सबसे पहला कंपाउंड, यहाँ पर निकल के लिए +2 स्टेट आती है। +2 स्टेट में हमारे पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 3d8 में और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। इस वजह से क्या होगा, ये किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। यहाँ पर निकल के साथ में प्रेजेंट है 3 इथाइलिन डायमीन, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें मिलती है डिफरेंट टाइप की मिरर इमेजेस, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। सी ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम निकालेंगे तो DsP2 बनती है, कॉम्प्लेक्स बनेगा स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहाँ पर हमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएंगे। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में हमें मिल जाते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ऐसा ही हमारे पास में लास्ट इसमें कॉम्प्लेक्स में रहेगा, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और उसके साथ में मिल जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बाकी सभी में हमारे पास किसी ना किसी तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मेटलर्जी। कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ wrought iron and steel, wrought iron, pig iron and steel, pig iron and wrought iron, pig iron and steel। जब हम आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, पिग आयरन। पिग आयरन को हम कन्वर्ट करते हैं कास्ट आयरन और यही कास्ट आयरन यूज किया जाता है फॉर मेकिंग wrought iron which is purest form of iron and steel which is alloy of iron। तो अब हम यहां से देखते हैं कि कास्ट आयरन से हम क्या बना रहे हैं, रॉट एंड स्टील। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन था ये फ्रॉम मेटलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास में स्ट्रक्चर के बारे में फ्रॉम
chemical bonding. The structure of SF6 is octahedral. What is the structure of SF4? अगर हम SF6 से ही कंपेयर करना चाहते हैं SF4 की स्ट्रक्चर को, तो देखो सल्फर के पास में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब हम SF4 की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं और उसने ज्योमेट्री कैसी दे दी है, ऑक्टाहेड्रल। और मान लीजिए अभी हमारे पास में SF4 है, तो SF4 में से यूज कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यूज कितने हो रहे हैं फॉर सिग्मा बॉन्डिंग 4, और लॉन पेयर कितने बच जाएंगे अब इसके पास में 1। तो हमारे पास में ये टोटल कितना हो गया 4 + 1। तो 4 + 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास में टोटल स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, बिकॉज हमें पूछा भी गया है इंक्लूडिंग लॉन पेयर, तो हम टोटल स्ट्रक्चर क्या देंगे 5 के लिए हमारे पास में स्ट्रक्चर बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हम SF4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर शो करें तो ये बनता है SF4 का स्ट्रक्चर। हमारे पास SF4 के लिए ज्योमेट्री है सीसॉ, ये बनती है सीसॉ स्ट्रक्चर, यहां पर आ जाता है लॉन पेयर। दिस इज सीसॉ। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, element A and B do not form solid bicarbonate but react with nitrogen to give nitrite. Which of the following can be A and B? क्वेश्चन है, हमारे पास जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चन की हिंट देख के भी लग रहा है दिस इज फ्रॉम एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आप देखिए कि कौन सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाता और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइट्स बनाते हैं। तो इसमें आप देखिए एल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम ऐसा है जो सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बना सकता, वो सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा हम लेते हैं नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइट, एल्कली मेटल में से सिर्फ लिथियम बना सकता है, लिथियम के अलावा बाकी कोई भी एल्कली मेटल नाइट्राइट नहीं बनाता, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल बना सकते हैं। तो लिथियम का हमें पता है डायगोनल रिलेशनशिप होता है विद मैग्नीशियम, तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिथियम के साथ में किस तरह से नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है ये भी हम शो कर सकते हैं, ये बन जाएगा Li3n। और मैग्नीशियम किस तरह से रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ में, ये बन जाएगा Mg3n2। तो ये दोनों ही नाइट्राइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड XYZ आर सच दैट ऑक्साइड ऑफ X इज एसिडिक, Y इज एम्फोटेरिक एंड ऑक्साइड ऑफ Z इज बेसिक। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट इज। अब हम देखते हैं कि अगर हम जा रहे हैं पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दो चीजें ध्यान से देखिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है मेटल, राइट साइड में क्या प्रेजेंट होंगे नॉन मेटल। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेसिक बाय नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक बाय नेचर। देखो ये एक जनरल कंसेप्ट है, अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बेसिक और एसिडिक के बीच में हम बोल सकते हैं सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। तो अब आप यहां से देखिए सबसे लेफ्ट साइड में हमारे पास में एटॉमिक मास क्या होगा या एटॉमिक नंबर क्या होगा, सबसे कम लीस्ट। और जैसे जैसे हम जाएंगे बेसिक से एसिडिक की तरफ जाएंगे, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या हो रही है कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एटॉमिक नंबर मिलेगा। तो अब अरेंज करवाते हैं, एक्स कैसा है हमारे पास में एसिडिक, जेड कैसा है बेसिक और वाई कैसा है एम्फोटेरिक। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा यहाँ पे एक्स का, उससे कम रहेगा वाई का और सबसे कम रहेगा जेड का। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। एक्स के लिए एटॉमिक नंबर मैक्स, देन वाई, देन जेड। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस टेक प्लेस ऑन मेटल सरफेस। ये हमें दिया गया है फ्रॉम एड्सॉर्प्शन पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। Delta H become less negative with progress of reaction. Yes, this option is correct. The strength of residual forces increases with progress of reaction. No, it decreases. तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में wrong option. Third, ammonia is absorbed more than nitrogen. देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास में सीक्वेंस क्या होता है, इजीली लिक्विफिएबल गैस आर एब्जॉर्ब्ड इजीली। तो हमारे पास में जितनी भी इजीली लिक्विफिएबल गैसेस है उनका एब्जॉर्प्शन इजीली होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से हम उसको जल्दी से लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। नाइट्रोजन में कोई इस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। लास्ट ऑप्शन में देखते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के साथ साथ डिक्रीज होती है ये, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए ऑप्शन कौन कौन से सही है, ए एंड सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सब शेल हैविंग n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू -2 आर। नंबर ऑफ सब शेल, हमें ऐसे सब शेल बताने हैं जिनके लिए n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू -2 हो। m इज इक्वल टू -2 मीन्स ये स्पेसिफाइड हो गया हमारे पास। तो अब हम n के लिए चेक कर लेते हैं हमारे पास में कौन कौन सा शेल है। n इज इक्वल टू 4 है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3। किस किस को रिप्रेजेंट करवा रहा है ये, एस पी डी एफ। अगर हम d के लिए वैल्यूज लिखते हैं तो हमें क्या मिलती है, -2 टू +2। और अगर हम f के लिए लिखेंगे तो हमारे पास में यही वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 टू +3। अब आप देखिए -2 इसमें भी आ रहा है और -2 इसमें भी एग्जिस्ट करेगा जब हम टोटल वैल्यूज लिखेंगे। इस तरह से अगर हम इसकी सारी वैल्यूज लिख देते हैं तो बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो इसका मतलब हमारे पास में दो सबशेल ऐसे प्रेजेंट होंगे 4D और 4F जिनके लिए m की वैल्यू -2 होगी। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंपाउंड के लिए है C9H10O। इट रिएक्ट विद HI एंड प्रोड्यूसेस A and B. A gives yellow precipitate with AgNO3 and B show positive iodoform test. After tautomerization, identify compound. कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन क्या क्या है, सबसे पहली रिएक्शन है विद HI, उसके बाद में हम येलो प्रेसिपिटेट बनाएंगे विद AgNO3 एंड लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शन लिखना फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन। हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, C6H5CH2O CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोनेशन होने के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग। बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होती है जिससे कि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए और उसके बाद में उस कार्बोकेटाइन के ऊपर किसका अटैक हो जाएगा, I नेगेटिव का। तो हमें यहाँ से दो कंपाउंड्स मिल जाएंगे, पहला है C6H5CH2I और दूसरा कंपाउंड मिलेगा हमें CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब हम यहाँ से देखते हैं आगे फर्दर रिएक्शन। ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, AgNO3 के साथ में। AgNO3 के साथ में रिएक्शन करके क्या आ जाएगा, AgI का येलो प्रेसिपिटेट। बिल्कुल सही है ये, यहाँ से हमें मिल गया येलो प्रेसिपिटेट। और दूसरा क्या है, B शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आफ्टर टोटोमराइजेशन। अगर हम इस कंपाउंड का टोटोमराइजेशन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में और ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, ये देता है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसका मतलब हमने जो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया था दैट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 acyclic compound A and B having same molecular formula C3H6O, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। A and B रिएक्ट विद CH3MgBr टू गिव C and D एंड C and D के बारे में हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आयोडोफॉर्म टेस्ट C नेगेटिव देता है और D पॉजिटिव देता है। ल्यूकास टेस्ट इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं विद C और D देता है आफ्टर 5 मिनट्स। तो देखो ल्यूकास टेस्ट के लिए हमारे पास में बिल्कुल श्योर शॉट है कि इंस्टेंट रिजल्ट कौन दे सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल, और आफ्टर 5 मिनट कौन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो अभी हमें हिंट मिल गया यहाँ से कि ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। अब आयोडोफॉर्म हमें पता है 3 डिग्री अल्कोहल हमेशा नेगेटिव देंगे और 2 डिग्री में हमारे पास में जो 2 ऑल होते हैं वो हमेशा हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब हम यहाँ से इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो क्वेश्चन में C और D किसकी फॉर्मेशन, किसकी रिएक्शन से बना है, कंपाउंड्स की CH3MgBr के साथ में। CH3MgBr के साथ में रिएक्शन करके अल्कोहल कौन बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ से देखो मैंने ले लिया है ये फॉर्मूला C3H6O। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बनाते हैं। हमारे पास में कीटोन क्या आ जाएगा, 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन है तो ये बनेगा फॉर्मूला CH3COCH3 और एल्डिहाइड कौन सा बन जाएगा, CH3CH2CHO। अब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं विद CH3MgBr। अगर आप CH3MgBr के साथ में रिएक्शन कराओगे दोनों को तो यहाँ से कीटोन देते हैं हमें 3 डिग्री अल्कोहल CH3CH3
OHCH3 और एल्डिहाइड से हमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। बहुत सिंपल सी है ये वाली इक्वेशन और बहुत कॉमन भी है आने के लिए। ये मिल गया हमें 2 डिग्री अल्कोहल। बस आगे का सारा क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व करके दिया ही हुआ है। दिस इज टू ऑल। देखो अगर हम इसमें नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कौन से एंड से शुरू करेंगे, इधर से 1 2 3 4, तो ये हमें एक टू ऑल मिल गया, ब्यूटेन टू ऑल। तो यही मैंने आपको कहा था जितने भी टू ऑल्स होते हैं ऑल कैन शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा है कंपाउंड सी एंड दिस इज अवर कंपाउंड डी। और यहां से ये बोल सकते हैं आप दिस इज अवर कंपाउंड ए एंड दिस वाज कंपाउंड बी। ये है इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज। सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस करवाया जिससे हमें 2 कंपाउंड मिल गए ए एंड बी। और अब इन कंपाउंड्स को हम सेलिवानोफ रिएजेंट के साथ में अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है। सबसे पहले सेलिवानोफ होता क्या है? सेलिवानोफ इज मिक्सचर ऑफ रिसोर्सिनोल एंड कंसंट्रेटेड HCl। दिस इज रिसोर्सिनोल और ये है कंसंट्रेटेड HCl। अब क्या होता है, सेलिवानोफ को अगर आप किसी भी कीटोज में डालते हो तो यहां से वो क्या करता है, रेड कलर देता है। कीटोज में डालना है आपको तभी वो रेड कलर दे सकता है। तो यहां से देखो हमें पता है जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है। और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रक्टोज की वजह से हमारे पास में कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा रेड। नॉट वेरी कॉमन क्वेश्चन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेलिवानोफ रिएजेंट के बारे में नहीं सुना हुआ है। तो जिनको ने सुना हुआ है तो वो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें कंपाउंड गिवन है और इसमें अल्कोहल की KOH की रिएक्शन कराएंगे तो हमें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ से आप देखिए कि इसमें अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो किसका एलिमिनेशन होगा, कौन कौन से एटम्स एलिमिनेट होंगे और उनके साथ में क्या होना है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। बिकॉज अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनमें से सबसे इजीली कौन सी हाइड्रोजन एज पॉजिटिव निकल सकती है। तो हाइड्रोजन में ये देखिए हमारे पास में इस पोजीशन पर यहाँ पे लगा हुआ है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस हाइड्रोजन का निकलना सबसे इजी होगा। तो हाइड्रोजन में तीनों के कॉम्पिटिशन में ये सबसे आगे रहेगी एलिमिनेशन के लिए। अब हम देखते हैं दोनों हेलोजन में से कौन सा हेलोजन बेटर लिविंग ग्रुप है। तो दोनों हेलोजन में से ब्रोमीन इज बेटर लिविंग। तो यहाँ से हमारे पास में इस रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा HBr का। और यहाँ से ये HBr निकल जाएगा और हमें कंपाउंड मिलेगा फ्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड। और ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास में आती है यहाँ पे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारे पास में एक कंपाउंड है और उसके लिए हमें 4 ग्रुप को मार्क करके दिया हुआ है ABCD। ABCD में से हमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम रूटीन में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो देखते हैं। सबसे ज्यादा कौन होते हैं, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद में हमारे पास में आता है अल्कोहलिक ये एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में हम ले लेते हैं फिनॉल। फिनॉल के बाद में आ जाता है वाटर। वाटर के बाद में आ जाते हैं अल्कोहल और उनके बाद में हम लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं किसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा तो बी के लिए ही होना है। तो बी हमारे पास में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिए हुए हैं, बी और बी है, BCD 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है। बी सबसे ज़्यादा होगा, ये मैक्स नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद में हम सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या आना चाहिए अब हमारे पास में OH। OH आपके पास में 2 हैं, इन दोनों OH में से ज्यादा कौन जाएगा। अब OH के लिए देखो साथ में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है। यहाँ पर जो C पोजीशन पे OH है इसके लिए ये नाइट्रो ग्रुप क्या काम कर रहा है, -M इफेक्ट देगा। और अगर हम ये देखते हैं कि -M इफेक्ट वाला कोई भी ग्रुप फिनॉल में लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाएगा।
लेकिन इसके साथ में आप पोजीशन ए पे भी देखिए, ये जो ए वाला OH ग्रुप है दिस इज ऑल्सो फिनोलिक हाइड्रोक्स OH ग्रुप, और फिनोलिक OH ग्रुप है तो इसके विद रिस्पेक्ट NO2 क्या काम करेगा, ओनली -I इफेक्ट शो कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम ज्यादा देखेंगे तो I और M में से किसकी ज्यादा होगी, मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा सी के बाद में हम लेंगे ए, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारे पास में डी की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहेगा ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करके दे रहा है टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल और उसके साथ में NaBr, और सेकंड रिएक्शन है टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ में। यहाँ से हमें मिल रहा है एल्कीन प्लस KBr। इसमें जो रेट है, फर्स्ट रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पे, और सेकंड का जो रेट है वो डिपेंडेंट है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्लस OH नेगेटिव कंसंट्रेशन दोनों पे। तो अब हमें देखना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। ऑप्शन ए, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन रिमेन अनचेंज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ OH इंक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ OH आप कितनी मर्जी इंक्रीज कराते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है हमारे पास में रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन रिमेन अनचेंज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ये OH के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रेट अगर OH बढ़ेगा तो बढ़ेगी, OH की वैल्यू कम हो रही है तो कम हो जाएगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रेट ऑफ बोथ रिएक्शन बिकम डबल इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH इज डबल। सेकंड रिएक्शन में हो जाएगा डबल, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन के लिए डबल नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है रेट ऑफ बोथ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट रिएक्शन के लिए ये इंडिपेंडेंट है लेकिन सेकंड रिएक्शन के लिए डिपेंडेंट है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आज के क्वेश्चन पेपर का ये है हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन। ये कंपाउंड गिवन है जिसका अगर हमने नाइट्रेशन करवाना है तो हमें ये बताना है कि इसके प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे। तो प्रोडक्ट्स में आप देखिए OH के विद रिस्पेक्ट हमारे पास में OH इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये एक्टिवेट है तो ये क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देगा। तो अब हम इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू OH चेक करते हैं अगर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, OH के विद रिस्पेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं पैरा पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर एक और NO2 ग्रुप आ जाएगा, और ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ये है 2 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड हैं, ऑप्शंस में या क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं तो वो मैनेजेबल हैं, ये आप सबको पता है। आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है। ऑर्गेनिक की जो प्रॉब्लम है वो लेंथी थी, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा आपको, जैसे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया उसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लेंथी थी, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एवरेज पेपर है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन थे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले क्वेश्चंस भी थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का पेपर आया है और उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।